चलो, गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग। चलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। हेलो, गुड मॉर्निंग। यस, ऑडियो वीडियो एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए। आगे बढ़ते हैं अपन। चलो, गुड मॉर्निंग। सॉइल साइंस भी आप पढ़ा दीजिएगा प्लीज। सारे सब्जेक्ट मैं कैसे पढ़ा सकता हूं? कुछ तो सब्जेक्ट मुझे भी छोड़ने पड़ेंगे ना। सारे सब्जेक्ट तो मैं नहीं करवा सकूंगा ना अकेले। चलो, ऑडियो एंड वीडियो ओके है तो आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अगला एनिमल हस्बेंड्री का। एनिमल हस्बेंड्री का अगला टॉपिक है दैट इज मिल्क टेक्नोलॉजी। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था इसके बारे में मैं एक बार शॉर्ट में बता दूंगा। अभी आपको हम लोगों ने इनिशियली पढ़े थे। इनिशियली हम लोगों ने पढ़ा था दैट इज रिगार्डिंग टू द, देखो इनिशियली हम लोगों ने पढ़ा था बेसिक टर्म्स कैटल के। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा काऊ उनके ब्रीड्स। उसके बाद पढ़ा हम लोगों ने बफेलो उनके ब्रीड्स। उसके बाद केयर एंड मैनेजमेंट। उसके बाद हाउसिंग मैनेजमेंट। उसके बाद हम लोगों ने देखा उनका डिसीज मैनेजमेंट, है ना, डिसीज मैनेजमेंट। उसके बाद हम लोगों ने सारी चीजें उनके बारे में क्लियर करवाई थी। एंड एट लास्ट अभी हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज, ये इनके बारे में हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज रिगार्डिंग टू द मिल्क। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा शीप एंड गोट के बारे में भी सेम तरीके से पढ़ेंगे जैसे हम लोगों ने काऊ और बफेलो के बारे में पढ़ा था, शीप एंड गोट के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने इनका ईस्ट्रस साइकिल भी कवर करवाया था। आपको याद होगा शायद, ईस्ट्रस साइकिल रिगार्डिंग दैट भी हम लोगों ने कवर करवाया था। एक मुंह ऑर्डर कर लो गजूले। चलो, बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा आगे। बेसिक टर्म्स काऊ बफेलो, उसके बाद केयर एंड मैनेजमेंट, हाउसिंग मैनेजमेंट, डिसीज मैनेजमेंट, ईस्ट्रस साइकिल, ये सारी चीजें हम लोगों ने अभी तक पढ़ी है। अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ के अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज रिगार्डिंग टू, यस, अरे सब बोलो भाई सर को। ओके ओके, क्या बोलना है भैया मुझे? सब बोलना है, क्या बोलना है? सब बोलना है, क्या बोलना है मेहर? सॉरी मनीष जी क्या बोलना है सब लोगों को? बोलिए बोलिए, सब लोग बोलिए, क्या बोलना है? बोलिए बोलिए जल्दी से। बोलिए जल्दी से, क्या बोलना है? बोलिए क्या बोलना है बेटा, बोलो। कुछ तो भी बोलने की बात कर रहे थे ना आप। कुछ तो भी बोल रहे थे आप अभी सॉइल साइंस के लिए। मतलब मुझे नहीं समझ में आया कि क्या बोलना है आपको। जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, ये सही था सुमित। चलो, अरे सारे बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। आशीष, सॉइल साइंस के बारे में ये आप लोगों ने डिस्कस किया है क्या खुद में? लेकिन आप बताओ मुझे, मैं कौन से सारे सब्जेक्ट, अभी कितने मेजर सब्जेक्ट तो वैसे भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ। लाइफ स्टॉक हो गया, उसके बाद एपीकल्चर हो गया, सेरिकल्चर हो गया, लैक कल्चर हो गया, वो भी मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद स्वाइन हस्बेंड्री हो गया। उसके बाद में आप देखो बाकी सारी भी चीजें तो मैं ही करवा रहा हूँ। क्रॉप एग्रोनॉमी हो गया। अब मेजर सारे सब्जेक्ट तो मैं ही वैसे भी पढ़ा रहा हूँ। नहीं, बाकी सर भी पढ़ा रहे हैं ना, अच्छे से ही पढ़ाएंगे सर भी, कोई दिक्कत नहीं उसमें, है ना। तो मेजर टॉपिक तो वैसे भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ। अभी बढ़ते थोड़ा सा आगे। दिन भर के 4-4 5-5 लेक्चर मैं ही वैसे कंडक्ट कर रहा हूँ आप लोगों के। दिन भर में तो 3 बार मेरा ही मुंह देखना पड़ रहा है आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब मिल्क और मिल्क टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग देखेंगे। मिल्क एंड मिल्क टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग देखेंगे आगे जाके, है ना। तो मिल्क टेक्नोलॉजी के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा मिल्क के बारे में पढ़ेंगे। सो व्हाट डू यू मीन बाय मिल्क, उनकी बेसिक टर्म्स पहले तो समझ लेते। व्हाट डू यू मीन बाय मिल्क टेक्नोलॉजी, तो मिल्क टेक्नोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को पहले ये समझते हैं। व्हाट इज अबाउट मिल्क, मिल्क का मतलब क्या होगा, बेसिक टर्म्स ऑफ मिल्क ये पढ़ना है। उसके बाद मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ना है ना।
एंड आफ्टर दैट हम लोगों को फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मिल्क पढ़ना है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, जिसके ऊपर सवाल पूछे गए थे इससे पहले भी। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मिल्क हम लोगों को पढ़ना है। मिल्क, बेसिक मिल्क प्रोडक्ट्स, उसके बाद फिजिकल एंड मिल्क, उसके बाद मिल्किंग टेक्नोलॉजी, मतलब मिल्किंग कैसे किया जाता है, दिन भर में पूरा मिल्किंग कैसे करते हैं, सुबह में शाम में, इस मिल्किंग टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो मिल्क एंड मिल्क टेक्नोलॉजी के बारे में इतना हम लोगों को पढ़ना है। अलग से आपको एक कोर्स था, आपको याद होगा शायद कि अलग से एक कोर्स भी था। अब बढ़ते थोड़ा सा आगे, हम लोग बढ़ते थोड़ा सा आगे, मिल्क टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग मिल्क टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। सो मिल्क टेक्नोलॉजी में अगर हम लोग देखेंगे तो मिल्क टेक्नोलॉजी में सबसे पहली बात आती है, देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मिल्क टेक्नोलॉजी में सबसे पहली बात क्या आती है, ये देखो। अब मिल्क टेक्नोलॉजी में बेसिक टर्म्स, व्हाट डू यू मीन बाय मिल्क, मिल्क का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिल्क। मिल्क का मतलब ये है कि इट इज द लैक्टियल सिक्रेशन फ्रॉम द काउ और बफेलो। कोई वो मिल्क इज अ क्लीन लैक्टियल सिक्रेशन विच इज ऑब्टेन 5 days आफ्टर काल्विंग। सर फिर 5 days तक क्या होगा, वो कोलेस्ट्रम वाला पार्ट है ना, कोलेस्ट्रम वाला पार्ट, कि अप टू द 5 days या फिर इनिशियल मिल्क जो होता है दैट इज कॉल्ड एज कोलेस्ट्रम। एंड 5 दिन के बाद अगर काउ प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दे, उसके 5 दिन के बाद जो व्हाइट लैक्टियल सिलेक्शन या फिर सिक्रीशन जो काउ से होता है दैट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज अ मिल्क, उसको कहेंगे हम लोग मिल्क। ओके, सो मिल्क इज अ क्लीन लैक्टियल सिक्रेशन विच इज ऑब्टेन 5 days आफ्टर काल्विंग, है ना, 5 days आफ्टर काल्विंग जो होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज मिल्क। अभी सेकेंड टर्म क्या है वो देखते हैं हम लोग। व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट मिल्क, इट रेफर्स टू द मिल्क विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द काउ एंड यूजफुल फॉर द डायरेक्ट सेलिंग। ऐसा दूध या फिर ऐसा मिल्क जो हम लोग सेलिंग के लिए यूज कर रहे हैं, फॉर द सेल आउट, टू सेल आउट, है ना, उसको कहेंगे हम लोग दैट इज अ मार्केटेबल और मार्केट मिल्क। इट रेफर्स टू द फ्लूइड होल मिल्क दैट इज सोल्ड इन इंडिविजुअल यूजुअली फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन। जिस दूध को या फिर मिल्क को हम लोग डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए सोल्ड आउट कर रहे हैं, सो दैट इज कंसिडर्ड एज अ मार्केट मिल्क, दैट इज कंसिडर्ड एज अ मार्केट मिल्क। ओके, बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब बात है दैट इज ऑपरेशन फ्लड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड का मीनिंग क्या होता है, ऑपरेशन फ्लड का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड का मीनिंग क्या होता है ये देखते हैं एक बार। ऑपरेशन फ्लड का मीनिंग क्या होता है, चलो ऑपरेशन फ्लड का मतलब क्या होता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन नाम सुना होगा आपने, तो उन्होंने ना कुछ बातें की थी, मतलब क्या, इट इज अ प्लान एंड स्ट्रेटेजी टू डेवलपमेंट ऑफ द डेयरी। उन्होंने क्या किया, एनिमल्स का ब्रीडिंग स्टार्ट कर दिया, उनके खाने पीने पे ध्यान दिया, है ना। सुनो बेटा बात सुनो, आपने सुना होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन, उसके बाद आता है दैट इज ऑपरेशन फ्लड। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब हम लोगों ने समझा था टू इंप्रूव द प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स, है ना, सीरियल्स का प्रोडक्शन हम लोगों को इंप्रूव करना था, और इसके लिए काम किया था वर्ल्ड लेवल पे नॉर्मन बोरलॉग ने, और इंडिया लेवल पे किया था एम एस स्वामीनाथन जी ने, है ना। तो इनके बेसिस पे हम लोगों ने क्रॉप प्रोडक्शन या फिर सीरियल प्रोडक्शन बढ़ा दिया था। अब हम लोगों को इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना है ना। मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फिर डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने रिसर्च किया। उन्होंने क्या किया, क्रॉस ब्रीड्स बनाने की ट्राई की। उन्होंने क्या किया कि ब्रीडिंग करने की कोशिश की, अच्छे से अच्छा मेल सिलेक्ट करो, अच्छे से अच्छी फीमेल सिलेक्ट करो, उनका मेटिंग करो, ये करने की कोशिश डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने की। उनको खाना अच्छे से खिलाओ, मतलब इट इज कंप्लीटली डिपेंड कि वो फूड क्या खाते हैं, दैट कंप्लीटली रिलेटेड टू कि फूड प्रोडक्शन या फिर कंप्लीटली फीडिंग में क्या खाने वाले हैं, उसके ऊपर उनका मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड करेगा। ये सारी चीजें किसने बताई, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। एंड ऑन दैट बेसिस उन्होंने क्या किया, ये ऑपरेशन फ्लड ये तब से आया, व्हाइट रिवॉल्यूशन, इन शॉर्ट व्हाइट रिवॉल्यूशन उन्होंने करवाया। एंड उसके बाद मिल्क का प्रोडक्शन इतना ज्यादा बढ़ने लगा था, इतना ज्यादा बढ़ने लगा था कि मिल्क प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से, अब प्रोडक्शन बढ़ गया तो फ्लड आ गया। फ्लड का मतलब होता है पूर, है ना, फ्लड का मतलब है बहुत ज्यादा पानी आना। सो यहां पे दूध या फिर मिल्क का फ्लड आ चुका है, मिल्क का फ्लड आ चुका है ना, मिल्क का फ्लड आ चुका है। दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज ऑपरेशन फ्लड रिलेटेड टू द व्हाइट रिवॉल्यूशन। पर्सन का नाम डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब। ओके, अब अगला इंस्ट्रूमेंट है व्हाइट रिवॉल्यूशन, ये ध्यान में रखना है आपको, व्हाइट रिवॉल्यूशन। अब बात आती है लैक्टोमीटर। इट इज यूजफुल टू डिटरमाइन, इट इज द इंस्ट्रूमेंट यूजफुल टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी ऑफ मिल्क। अभी आप मुझे एक बात बताओगे, मिल्क का जो कॉस्ट होता है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, मतलब आपको मिल्क जो मिल रहा है ना, उसका कॉस्टिंग जो क्या चीज पे डिपेंड करेगा, मिल्क कॉस्टिंग, मिल्क का कॉस्टिंग जो है क्या चीज पे डिपेंड करेगा। मिल्क का जो कॉस्टिंग है वो क्या चीज पे डिपेंड करेगा।
यस करेक्ट, आशीष का करेक्ट है भाई। इट इज डिपेंड ऑन कि मिल्क कितना थिक है, दैट इज मींस फैट परसेंटेज, एंड एसएनएफ सॉलिड नॉट फैट, इसके ऊपर उसकी कॉस्टिंग डिपेंड करती है ना। नहीं तो आप पानी डाल के दे दोगे। तो ये ग्रेविटी और डेंसिटी की कितना मिल्क सॉलिड, मिल्क डेंस कितना है, ये डिपेंड क्या चीज पे करेगा, क्या चीज से गिनोगे आप, क्या चीज से आप देखोगे, दैट इज विद हेल्प ऑफ द लैक्टोमीटर, दैट कैन बी मेजर्ड विद हेल्प ऑफ द लैक्टोमीटर के हेल्प से हम लोग उसको डिटरमाइन या फिर मेजर कर सकते हैं लैक्टोमीटर के हेल्प से, है ना। अब बढ़ते थोड़ा सा आगे, तो लैक्टोमीटर समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते थोड़ा सा आगे, पीपीटी कैसे लग रही है, पीपीटी कैसे लग रही है? दूध पीने का मन कर रहा है पीपीटी को देख के दूध पीने का मन कर रहा है जिनको भी दूध पसंद है। अब आते हैं थोड़ा सा आगे, कुछ टर्मिनोलॉजीज हम लोग पढ़ेंगे, टर्मिनोलॉजीज। जैसे हम लोगों ने, याद है आपको काऊ के बारे में बेसिक टर्मिनोलॉजीज जब मैं पढ़ा रहा था ना, सब लोग सोच रहे थे कि यार ये क्या पढ़ा रहे हैं सर, ये कहां से शुरू कर दिया सर ने। लेकिन तब मैंने जैसे ही बेसिक टर्मिनोलॉजी किया है ना, उसके बाद आपको समझ में आया होगा, है ना, उसके बाद आपको समझ में आ गई होगी सारी चीजें। अब बढ़ते थोड़ा सा आगे, है ना, नाद खुड़ा, ओके, यश फैट परसेंटेज, ओके। अब आते हैं हम लोग सैंपलिंग के बारे में देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल फॉर द एग्रीगेशन टू कैरी आउट द वेरियस फिजिकल एंड केमिकल एग्जामिनेशन। अब सैंपलिंग का मतलब क्या होता है, आपने देखिए बहुत बड़ी चीज, आप मिठाई के दुकान पे गए, वहां पे उसको पूछा है आपने कि सर मुझे ना मिठाई खानी है, तो वो क्या करेगा, अच्छा कैसी है मिठाई, तो वो क्या करेगा, छोटा सा सैंपल निकाल के आपको दे देगा। सो सैंपलिंग का मतलब ही होता है टेकिंग अ स्मॉल पोर्शन ऑफ मिल्क, दूध का छोटा सा पोर्शन हम लोगों को लेना है, और दूध का छोटा सा पोर्शन लेके हम लोगों को उसके ऊपर टेस्टिंग करना है। कि पूरा दूध तो टेस्टिंग नहीं कर सकते, है ना, पूरे दूध में आपने केमिकल्स डाल दिया, ऐसे तो नहीं हो सकता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय सैंपलिंग, व्हाट डू यू मीन बाय मिल्क सैंपलिंग? मिल्क सैंपलिंग का मतलब ही यही होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, है ना, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब होमोजेनाइजेशन, होमोजेनाइजेशन इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फोर्सिंग द मिल्क थ्रू द होमोजेनाइजर। होमोजेनाइज करना मतलब एक जैसा बनाना, कि पूरे दूध में कुछ फैट है, कुछ उसके ऊपर आपने देखा होगा कि ऊपर ऐसा लेयर आता है, मिल्क के ऊपर लेयर आता है, तो वैसे रखना ही नहीं है। होमो मतलब सेम, होमो का मतलब होता है सेम, और उसको पूरे मिल्क को मिक्स करना है और एक जैसा मिल्क बनाना है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज होमोजेनाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ फोर्सिंग द मिल्क थ्रू अ होमोजेनाइजर विद ऑब्जेक्ट टू सब डिवाइडिंग द फैट ग्लोब्यूल्स, सारे फैट ग्लोब्यूल्स को डिवाइड करना है और पूरे मिल्क को एक जैसा बनाना है, दैट इज कॉल्ड एज होमोजेनाइजेशन। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज होमोजेनाइजेशन। अब उसके बाद आता है स्टार्टर कल्चर। सर स्टार्टर कल्चर कहां पे यूज करते हैं, देखो, अब आपको मान लीजिए एक मिल्क आपने लिया है, एक दूध लिया है, और दूध के बाजू में आपको छोटा सा दही का बाउल है, दही का बाउल है, तो इस दूध का मुझे दही बनाना है, तो क्या करना है, कुछ भी नहीं, दही का थोड़ा सा सैंपल लीजिए और उसको ये मिल्क में डाल दीजिए। देखो ये नॉर्मल मिल्क था, ये दही था, दही का छोटा सा पोर्शन लीजिए, इस दूध में डाल दीजिए, यहां पे फर्मेंटेशन स्टार्ट होगा, इसका इन फ्यूचर दही बनेगा। सो बेसिकली दिस इज कंसिडर्ड एज स्टार्टर कल्चर, इसको बोलते हैं स्टार्टर कल्चर, कि ये स्टार्ट कर रहा है कुछ तो भी। दिस इज कंसिडर्ड एज स्टार्टर कल्चर। समझ रहे हो बेटा, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? चलो स्टार्टर कल्चर समझ रहे हो। स्टार्टर कल्चर का मतलब क्या होगा, यहां पे दही है, यहां पे दूध है, थोड़ा सा दही लो, इसमें डाल दो, स्टार्टर कल्चर, सिंपल, खत्म बात। So starter culture, it is selected group of organisms which brings the desirable changes into the milk and milk products, है ना। दैट इज, हम लोग बैक्टीरिया कई अलग से, हमारी मम्मी कोई बैक्टीरिया खरीदने जाए, ओ माय गॉड 5 ग्राम बैक्टीरिया देना तो भैया, है ना, लैक्टोबैसिलस देना तो मुझे 5 ग्राम, ऐसे तो नहीं कर दिया वो स्टार्टर्स, दैट इज स्टार्टर कल्चर। आपने देखा भी होगा कि दूध बनाते हुए, दही बनाते हुए ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। मुझे नहीं लगता मेरी हिंदी अच्छी हो गई ना, मेरी हिंदी ठीक ठाक है ना अभी, ऐसे लगता तो नहीं है कि मुझे हिंदी उतना ज्यादा, मतलब आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट हिंदी। तो मुझे लगता है अभी हिंदी आपका और मेरा कम्युनिकेशन अच्छा चल रहा है। इनिशियली मुझे इट वाज कंप्लीटली दिक्कत फॉर मी, कि मुझे वो बोलना बहुत दिक्कत जाती थी हिंदी, अचानक से मैं शिफ्ट हो गया हिंदी में। इट वाज डिफिकल्ट टास्क फॉर मी कि सर हिंदी में पढ़िए, सारी चीजें समझिए, फिर आपको हिंदी में समझाइए। इट वाज डिफिकल्ट टास्क फॉर मी, बट आई अडॉप्टेड दैट ऑल द थिंग्स। इससे पहले मैंने हिंदी में कभी नहीं पढ़ाया था, आई टॉट इन मराठी, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, यस। ओके चलो, अब आगे बारी आती है विटामिनाइज मिल्क, इरेडिएटेड मिल्क, फोर्टिफाइड मिल्क, स्टरलाइजेशन। तो यहां पर पहले हम लोग देखते हैं अभी क्या करना है हम लोगों को। पहले बात सुन लीजिए, पहले तो हम लोगों ने क्या किया कि एक पतीले में दूध ले लिया, है ना, एक दूध ले लिया हमने। तो दूध लेने के बाद ना
यहां पर मिल्क है, यहां पे मिल्क है, मैंने रखा हुआ मिल्क है। अब इसके ऊपर ना रेडिएशन मारने हैं हम लोगों को, रेडिएशन मारने हैं हम लोगों को, रेडिएशन, रेज को मारना है यहाँ पे। तो रेडिएशन कैसे मारने हैं आप देखिए। तो हम लोगों को क्या करना है ना, वहां पे हम लोगों को यूवी रेज, मतलब सबसे पहले क्या करना है, बाउल में आप लोगों को होमोजेनाइजेशन का मतलब मिक्स करना। होमोजेनाइजेशन, होमो मतलब सेम, होमोजेनाइजेशन मतलब मिल्क पूरा मिक्स करना, एक जैसा बनाना। नहीं तो ऊपर फैट की लेयर है, नीचे मिल्क है, उसके ऊपर फिर मिल्क ग्लोब्यूल्स है, फैट ग्लोब्यूल्स है, ऐसे नहीं, सारे दूध को एक जैसा, एक समान बनाना, दैट इज कॉल्ड एज होमोजेनाइजेशन। अब रेडिएशन का मतलब क्या होता है, देखो, इरेडिएटेड मिल्क। अभी करना क्या है हम लोगों को ना, इस पे रेडिएशन मारने हैं। क्यों मारनी है वो मैं बताता हूं आगे। सर करना क्या है आप लोगों को, एक सिंपल सी बात है कि यहां पे हम लोग क्या करते हैं, मिल्क लेते हैं एक बाउल में और उसके ऊपर ना अल्ट्रावायलेट रेज मारते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज। इससे क्या होगा सर, देयर इज एडिशन ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी, मिल्क में हम लोगों ने देखा कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड सेकंड थिंग है वो, दैट इज द विटामिन डी। तो मिल्क से हम लोगों को मिलेगा कैल्शियम, मिल्क से हम लोगों का मिलेगा विटामिन डी। तो यहां पे वही करना है, विटामिन डी प्रोडक्शन। विटामिन डी प्रोडक्शन में क्या करते हैं हम लोग यूजुअली, देखिए, अल्ट्रावायलेट रेज को हम लोग मिल्क के ऊपर छोड़ देते हैं। अगर हम लोगों ने छोड़ा है, सो बेसिकली दैट रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो रेडिएशन छोड़ने की वजह से इट इज कॉल्ड एज इरेडिएटेड मिल्क। इफ वी पुट द रेडिएशन ऑन द मिल्क, है ना, इट इज द मिल्क विच इज विटामिन डी कंटेंट हैज बीन इंक्रीज्ड बाय द एक्सपोजर टू द यूवी रेज। हम मिल्क को एक्सपोज कर रहे हैं किससे, यूवी रेडिएशन से। उससे क्या होगा, इट इज अ रेडिएटेड मिल्क, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इरेडिएटेड मिल्क, क्योंकि उसके ऊपर रेडिएशन छोड़े। सर ऐसे करने से क्या हुआ, विटामिन डी इंक्रीज हुआ है। सो विटामिन डी इंक्रीज हुआ, इसलिए इसी को बोलते हैं हम लोग विटामिनाइज मिल्क। मिल्क वही है, रेडिएशन मारा है बस, तो विटामिन भी बढ़ गए, सो दैट इज कॉल्ड एज विटामिनाइज मिल्क। थर्ड है फोर्टिफाइड मिल्क। अब फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या है, फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन मतलब वैल्यू एडिशन। तो हम लोग नॉर्मल दूध तो था, उसमें हम लोगों ने रेडिएशन मारी, इसलिए विटामिन डी इंक्रीज हो गया। तो कुछ ना कुछ एडिशन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ है। तो दैट एडिशन, वैल्यू एडिशन, दैट इज कॉल्ड एज फोर्टिफिकेशन। इसलिए इसी मिल्क को बोलते हैं फोर्टिफाइड मिल्क। बस करना एक ही चीज है, दोहराना बार बार में, रेडिएशन मार दीजिए इसलिए इरेडिएटेड मिल्क, रेडिएशन मारने की वजह से विटामिन डी बढ़ गया, विटामिनाइज मिल्क, रेडिएशन मारने की वजह से कुछ तो भी वैल्यू एडिशन हो चुका है, इसलिए कहते हैं फोर्टिफाइड मिल्क। तो समझ में आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में क्लियर करके डाल दीजिए। चलो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो क्लियर करके डाल दीजिए। अगर आपको बात समझ में आ रही है तो क्लियर करके डाल दीजिए बेटा। चलो, सर जी हेलो, हेलो। अब सिंपल सी बात है, अब बहुत ही सिंपल बात है, बहुत ही आसान भाषा में कहिए ना सर, आसान भाषा में। और एक चीज कहिए ना सर। हाँ सर, हम लोगों ने सुना था एक तो स्टरलाइजेशन है, एक तो होमोजेनाइजेशन आपने बता दिया, एक हम लोगों ने सुना था पाश्चराइजेशन भी होता है। पाश्चराइजेशन का मतलब क्या है, कि मिल्क का पाश्चराइजेशन करना है। मैं कितने भी स्पीड से पढ़ा रहा हूं ना, फिर भी आप लोगों को डायरेक्टली, अरे हाँ ये ऐसे जा रहा है भैया, सीधा दिमाग में घुस रहा है, तो घुसने दीजिए, अच्छी बात है यहाँ पे। तो स्टरलाइजेशन है, पाश्चराइजेशन है का मतलब देखिए। अब मतलब तो देखिए, हेलो। तो मतलब यही हुआ कि स्टरलाइजेशन क्या है और पाश्चराइजेशन क्या है। अब स्टरलाइजेशन का मतलब अलग होता है और पाश्चराइजेशन का अलग। आपकी मम्मी जब घर पे दूध बना रही है, मतलब दूध है, तो शाम को जब सोने से पहले वो क्या करेगी, इसको गैस पे रखेगी। तो गैस पे रखने की वजह से क्या होगा, इट विल बिकम हीटेड, उसको हीट दी जाती है ना, उसको हीट दी जाती है। और हीट को देना और टेम्पररीली वहां के ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रोकना। टेम्पररीली ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल रिड्यूस्ड एंड स्टॉप, है ना। सो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो वैसे भी रहेंगे, लेकिन उनकी ग्रोथ को रोकना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज पाश्चराइजेशन, गिविंग द हीट। उसको हम लोग गैस पे दूध उबाल लो और सो जाओ, ऐसे बोलते हैं ना। तो उबालने की वजह से क्या होगा, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका मतलब उनकी पावर कम हो जाएगी, इन शॉर्ट उनकी पावर कम हो जाएगी। तो इससे हमारा दूध खराब नहीं होगा, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको हम लोगों ने हीट दी है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज पाश्चराइजेशन। कुछ नहीं ना, दूध को उठाना है, गैस पे रखना है, उसको हीट दो, बस बात खत्म, पाश्चराइजेशन। यहां पे स्टरलाइजेशन बहुत अलग बात है, डिस्ट्रक्शन ऑफ कंप्लीट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार डालो, सब कोई बेनिफिशियल हो, हार्मफुल हो, कुछ हम लोगों को रखना है, दैट इज कॉल्ड स्टरलाइजेशन। यहां पे मुझे इंजेक्शन देने से पहले स्पिरिट लिया जाता है, ऐसे घिसा जाता है, दैट इज प्रोसेस इज कॉल्ड स्टरलाइजेशन, निर्जंतुकीकरण, या फिर यहां पे कोई भी जंतु ना रहे, इसलिए इसे लेते हैं, ऐसे घिसते हैं, उसके बाद इंजेक्शन लगाते हैं, दैट इज स्टरलाइजेशन। समझ रहे हो बात को, दैट इज कंसिडर्ड एज अ स्टरलाइजेशन, है ना।
So basically sterilization, complete killing of the microorganism. Pasteurization, stagnate the growth of the microorganism. Stagnate the growth of the microorganism. That is considered as a pasteurization. चलो एक बार क्लियर है तो बोल दो बेटा. चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. अब आते हैं थोड़ा सा आगे. अब देखते हैं हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स लाइक पनीर कुल्फी. क्या होता है पनीर? इज बेसिकली हीट एसिड कोएगुलेटेड प्रोडक्ट. तो सारे प्रोडक्ट तो हम लोग आगे जाके देखेंगे. वैसे तो पनीर का मतलब होता है हीट एसिड कोएगुलेटेड प्रोडक्ट. तो आप लोगों को दूध लेना है और दूध लेने के बाद ना उसको उबालना है. उबालने के बाद देखो उसको उबालना है. यहां पे लेना है हम लोगों को सिट्रिक एसिड, है ना. जैसे हम लोग चिवड़ा खाते हैं, चकली खाते हैं, उसमें ऐसे वो आता है ना, दैट इज द सिट्रिक एसिड. उसको पानी में डाल के घोलना है और जैसे मिल्क उबाल रहा है ना उसको एसिड उसको डालना है मिल्क में. देखो मिल्क यहाँ पे उबल रहा है, यहाँ पे एसिड दिया हम लोगों ने, सिट्रिक एसिड, उसको घोल दिया पानी में और जैसे उबल रहा है उबलते समय इसको सिट्रिक एसिड को इसमें डाल दो. तो क्या होगा, पूरा का पूरा फैट जो है ना वो कोएगुलेट हो जाएगा और फिर सिर्फ ऊपर येलो कलर का लिक्विड रहेगा, पानी पानी रहेगा. पानी को फेंक दो. ये कोएगुलेट हो गया, उसको उठाओ, उसको बांधो, रैप करो, फ्रिज में रखो, उसको प्रेस करो, पनीर तैयार हो जाएगा. सो बेसिकली इट इज हीट एसिड कोएगुलेटेड प्रोडक्ट. पनीर कैसा है? पनीर ऐसे बनाते हैं. मिल्क को उबालो, सिट्रिक एसिड लो, इसको पानी में डाल दो, इसको डाल दो इसमें दूध में, वो कोएगुलेट हो जाएगा पूरा फैट. सो बेसिकली इट इज हीट एसिड कोएगुलेटेड प्रोडक्ट. इसको लो और फ्रिज में रखो, बाद में उसको प्रेस करो, पनीर तैयार हो गया. कितना सिंपल है सर, आपने तो कुछ सेकंड्स में बता दिया पनीर कैसे तैयार करना है. हम तो परेशान थे. सिंपल सी बात है ना यार. दूध को उबालो, सिट्रिक एसिड डाल दो, कोएगुलेट हो जाएगा. दैट्स व्हाई इट इज हीट एसिड कोएगुलेटेड मिल्क प्रोडक्ट. बात खत्म. ये बातें आसान है सर? नहीं, ये आसान नहीं है. इसको मैं आसान तरीके से आपको बता रहा हूं और आसान तरीके से आप समझ पा रहे हो. दैट्स द ओनली रीजन. अब कुछ रिप्लाई दो मुझे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ओके. सो पनीर. अब इसमें और एक चीज होती है दैट इज कॉल्ड एज टोफू. टोफू. अब जैसे ही मिल्क होता है काऊ का, वैसे होता है सोया मिल्क. सोया मिल्क. तो सोया मिल्क में क्या करते हैं ना हम लोग, जो सोयाबीन बड़ी आपने देखी होगी सोया मिल्क. तो सोया मिल्क में क्या करते हैं ना, सोयाबीन का मिल्क निकालते हैं और उससे, क्योंकि दैट इज अ हाईली प्रोटीनस, और उसके मिल्क से हम लोग अगर पनीर बना रहे दैट इज कॉल्ड एज टोफू. क्योंकि इस मिल्क में नॉर्मली ना फैट होता है. फैट होता है काऊ या बफेलो के मिल्क में फैट होता है. तो जिन लोगों को जिम जाना है और फैट भी नहीं बढ़ने देना है, ऐसे लोगों ने क्या करना है ना, टोफू खाना है. टोफू इज अ बेसिकली पनीर विच इज मेड अप ऑफ द प्लांट सोर्स. मतलब प्लांट सोर्स का मतलब क्या है ना, सिंपल सी बात है कि मिल्क आपने क्या क्या सोयाबीन लिया है, सोयाबीन बड़ी को ऐसे मतलब उसका पूरा मिल्क निकाला है और उससे फिर पनीर बनाया है. सो दैट इज कंसिडर्ड एज टोफू. उसको बोलते हैं टोफू. टोफू. अब पनीर समझ में आ गया, टोफू समझ में आ गया. अब कुल्फी. कुल्फी इज बेसिकली फ्रोजन प्रोडक्ट. कुछ भी नहीं, दूध लेना है, उसमें शक्कर डालनी है, रेफ्रिजरेटर में रख देना है. सो बेसिकली इट इज अ फ्रोजन प्रोडक्ट कुल्फी. बस बात खत्म. दूध लो, दूध को उबालो, उसकी मलाई निकालो, मलाई वो कंटेनर में डालो, उसमें शुगर डालो, उसको मिक्स करो, फ्रिज में रख दो. सो बेसिकली कुल्फी इज अ फ्रोजन प्रोडक्ट, है ना, फ्रोजन प्रोडक्ट. अब फील्ड मिल्क का मतलब क्या होता है? फैट ऑफ द मिल्क इज डिराइव्ड फ्रॉम अ वेजिटेबल सोर्स दैट इज कॉल्ड एज फील्ड मिल्क. कि जो दूध निकाल रहे हो आप, उसका जो फैट निकाल रहे हो आप, है ना, द फैट ऑफ द मिल्क इज डिराइव्ड फ्रॉम द वेजिटेबल सोर्स, तो दैट इज कॉल्ड एज फील्ड मिल्क. अब बढ़ते थोड़ा सा सोया मिल्क. अभी देखा इट इज मेड अप फ्रॉम द सोयाबीन. सोयाबीन से बना रहे, सो दैट इज सोया मिल्क. और इससे अगर निकाला हुआ दूध से पनीर बनाएंगे दैट इज कॉल्ड एज टोफू. उसको क्या बोलेंगे? टोफू. अब आते ह्यूमनाइज्ड मिल्क, है ना. टप्पू के पापा वो अलग है, टोफू अलग है. टप्पू के पापा अलग है, टोफू अलग है. अब सिंपल सी बात क्या है, ये भी देखो ह्यूमनाइज्ड मिल्क. देखो ह्यूमन मिल्क में जो कोई भी कंटेंट होता है, ह्यूमन एक मां का दूध जो होता है ना, ह्यूमन मिल्क में जो कंटेंट होता है, बफेलो का मिल्क निकालना है और इस ह्यूमन मिल्क के लेवल से, स्टैंडर्ड से उसको मैच करवाना है. फैट ज्यादा हो कम कर दो, फैट्स निकाल दो उसमें से, फैट्स कम हो तो एडिशन ऑफ फैट्स कर दो, मिल्क शुगर उतनी होनी चाहिए, लैक्टोज शुगर उतनी होनी चाहिए. मतलब एक मां का दूध जैसे होता है ना, काऊ का मिल्क लो और उसको मैच करने की कोशिश करो तो काऊ का मिल्क बहुत आसानी से ह्यूमन मिल्क से मैच करेगा. काऊ मिल्क बहुत आसानी से ह्यूमन मिल्क से मैच करेगा. अगर नहीं हो तो थोड़ी बहुत जो भी चीजें कम ज्यादा हो तो उसमें डाल दो. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्डाइजेशन. कि हम लोगों ने मां के दूध का स्टैंडर्ड रखा है तो इसमें जो कुछ भी कम ज्यादा है वो लेवल पे लाओ और मैच करो. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्डाइजेशन. एंड जो मिल्क में हम लोगों ने चेंजेस किए और उसको ह्यूमन मिल्क की तरह बनाने की कोशिश की, दैट मिल्क इज कॉल्ड एज ह्यूमनाइज्ड मिल्क. उसको बोलते हैं ह्यूमनाइज्ड मिल्क. अब बढ़ते थोड़ा सा आगे, स्वीटन कंडेंस्ड मिल्क. ये क्या है सर? स्वीटन कंडेंस्ड मिल्क नाम सुना होगा आप, पहली बार पता चलेगा. स्वीटन कंडेंस्ड मिल्क, इट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द काऊ और बफेलो मिल्क बाय पार्शियली रिमूवल ऑफ द फैट एंड उसके बाद उसको मिक्स करना है. इसको क्या बोलेंगे? स्वीटन कंडेंस्ड मिल्क.
लस्सी रे, लस्सी लस्सी के टाइप में कि मिल्क लो, उसको कंडेंस बनाओ, घुमाओ, उसको कंडेंस बनाओ और शुगर डाल दो, स्वीटर्न स्वीटर्न कंडेंस मिल्क, स्वीटर्न कंडेंस मिल्क, लस्सी है ये, लस्सी, सिंपल भाषा में, आसान भाषा में। तो ये जो 5 स्टार होटल में जब अपन चले जाते हैं ना, तो यहां पे मेन्यू कार्ड ऐसा होता है, इट इज फ्लेवरी, इट इज द ग्रेट फ्लेवर ऑफ कार्डामम, है ना, मतलब इलायची डाला है उन्होंने बस, बाकी कुछ नहीं। इट इज हैविंग द ग्रेट फ्लेवर ऑफ कार्डामम विथ स्वीटर्न कंडेंस मिल्क ऑफ देसी काऊ विद द एक्स्ट्रा विटामिन्स, अरे बाप रे बाप, बाद में पता चलता है उसने लस्सी का गिलास लेके आया है। अबे ये तो 20 रुपए में मिलती है कोने पे, वहां पे अगर नुक्कड़ पे चले जाओ तो वहां पे 20 रुपए में मिल रही है, ये तो यहाँ पे 500 रुपए में बेच रहा है। बेचने की बात है, खरीदने वाले बहुत है, बस आपको बेचना आना चाहिए। आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब होल मिल्क का मतलब क्या होगा? इफ द मिल्क हैविंग द कंप्लीट, है ना, ऐसे भी होता है, हाँ ऐसे ही होता है, ऐसे भी नहीं होता है, ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है, 5 स्टार होटल में ऐसे ही होता है। अब आप लोग अभी तक गए नहीं होंगे, मुझसे पूछ लीजिए, है ना, मैं गरीब आदमी 1-2 बार जाके देखा हूं, है ना, जैसे ताज वगैरह जो होटल आपने सुना होगा, महाराष्ट्र में भी है, मतलब उसकी ब्रांचेस फ्रेंचाइजी भी बहुत सारी है, तो आपने जाके कभी देखिए। अब इन फ्यूचर आप जब भी ऑफिसर बनोगे तो आपको ऐसे ऐसे मतलब मौके मिलेंगे, आप जाके रह सकते हो वहां पे, और पूरा पूरा खर्चा जो बैंक भी करेगी, ये भी ध्यान में रखना है आपको। मतलब डायरेक्टली आप बोलोगे कि नहीं 2 लाख का कमरा मुझे दे दो, तो नहीं, वैसे नहीं, उसका बैंक का खुद का लिमिट होता है, तो उतने पैसे बैंक आपको दे देगी, है ना। चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा, अब होल मिल्क के बारे में पढ़ते। अ मिल्क डिराइव्ड फ्रॉम द एनिमल्स विदाउट अल्टरिंग द कंपोजिशन इट टर्म एज होल मिल्क। दूध, गाय से दूध निकाला है, जो दूध है उसमें पानी नहीं डालना है, कुछ भी नहीं करना है, दैट इज कॉल्ड एज होल मिल्क, उसमें सब कुछ है, होल मिल्क, है ना। अब काउ मिल्क, काउ मिल्क का एक पर्टिकुलरली स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि काउ मिल्क कैसा होना चाहिए। काउ मिल्क में इट इज नॉट लेस देन 3.5%, है ना। काउ मिल्क में फैट 3.5% के आसपास होना चाहिए और एसएनएफ 8.5% के आसपास होना चाहिए। ओके। सेकंड, बफेलो मिल्क। बफेलो मिल्क में फैट परसेंटेज ज्यादा होता है ऑलवेज, इसलिए पेढ़ा मेकिंग के लिए, इसलिए बर्फी मेकिंग के लिए हम लोग ज्यादातर बफेलो मिल्क का यूज करते हैं, क्योंकि फैट परसेंटेज ज्यादा है। सो बफेलो मिल्क शुड नॉट बी लेस देन 6% ऑफ फैट एंड एसएनएफ मस्ट बी 9% के आसपास। उसमें फैट परसेंटेज 6%। तो आपको पूछा जाएगा कि काउ मिल्क कैसे, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि काउ मिल्क है या बफेलो मिल्क है? अच्छा, काउ मिल्क के 5 स्टार के नहीं, ह्यूमनाइज मिल्क के बारे में बात कर रहा था बेटा। ह्यूमनाइज मिल्क ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, बहुत बार होता है ना कि कोई बच्चा जन्म लिया है और उसकी माँ की डेथ हो गई, फिर अभी क्या करेंगे, अल्टरनेटिव माँ कहां से लाएंगे, उसको तो दूध पिलाना है, उसके लिए ह्यूमनाइज मिल्क यूज करते हैं। नहीं ना सर, हमने तो मूवी में देखा था कि ये मेरे बच्चा है और कोई अलग माँ ने उसको दूध पिला दिया, बाद में बड़ा होके वो उसके दूध का कर्ज अदा कर रहा है वो। अरे वो मूवी में होता है, वो हमारे यहाँ पे इंडिया में मूवी में कुछ भी होता है ना, आदमी बना खिलौना, दूध का कर्ज। हमारे इंडिया में बहुत इमोशनल लोग हैं, तो कुछ भी होता है इंडिया में, इंडिया में तो कुछ भी हो सकता है। वो हीरो को 12 गोलियां मार रहा है, मर नहीं रहा, वो उसको बॉम्ब के ऊपर रख के, सनी देओल जैसा हीरो है ना, उसको बॉम्ब के ऊपर रखा, बॉम्ब फोड़ा, फिर भी सनी देओल नहीं मरा, और उसने एक मुक्का मारा, बाकी के 3 लोग गिर गए। हमारे इंडिया में ऐसे कुछ भी हो सकता है। आप लॉजिकल रीजनिंग नाम का टॉपिक पढ़ रहे हो ना, इंडिया में वो पढ़ना ही नहीं चाहिए मुझे तो लगता है, और हमारे बॉलीवुड वाले ने तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने अगर टॉपिक पढ़ा तो वो लॉजिकल रीजनिंग नहीं, इलॉजिकल एंड रीजनिंग पढ़ेंगे। बहुत गंदी बात है। चलो अब आगे बढ़ते। अब देखिए बेटा, अब आती है टर्म आगे। चलो ये देखिए आप, बफेलो मिल्क और काउ मिल्क, इनका स्टैंडर्ड डिसाइडेड है, स्टैंडर्ड डिसाइडेड है। काउ मिल्क इज लिटिल रेड इन कलर, बिल्कुल भी नहीं, लिटिल रेड इन कलर नहीं, इट इज कंप्लीटली, इट इज बेसिकली स्लाइट येलोइश इन कलर, ऐसे बोल सकते। मतलब बफेलो मिल्क थोड़ा सा स्लाइटली येलोइश क्यों है, आगे मैं बोलता हूं। अब नॉर्मली आता है स्किम मिल्क। स्किमिंग का मतलब क्या होता है? स्किमिंग जैसे आपका स्किमिंग कर रहे हैं, वो स्किमिंग कर रहे बोले तो प्री से कुछ बच्चे निकाल रहे हैं, मेंस में क्वालिफाई कर रहे हैं, मेंस से कुछ बच्चा निकाल रहे हैं, इंटरव्यू में क्वालिफाई कर रहे हैं, फिर से स्किमिंग कर रहे हैं, फिर फाइनल सिलेक्शन कर रहे हैं। सो स्किमिंग का मतलब क्या होता है? रिमूव्ड बाय द सेंट्रिफिकेशन इन द स्किम मिल्क प्लस फैट कंटेंट रिड्यूस्ड। मतलब करना क्या है, कुछ भी नहीं, मिल्क को हीट करना है, ऊपर वो परत आ जाएगी, है ना, फैट की परत आ जाएगी, उसको निकालो, प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्किमिंग, खत्म। और जो मिल्क है दैट इज कॉल्ड एज स्किम्ड मिल्क। मिल्क को हीट करो, ऊपर फैट की लेयर आ जाएगी, है ना, फैट की लेयर आ जाएगी, उसको रिमूव करो, दैट फैट लेयर इज कॉल्ड एज, हमारे मराठी में उसको साय बोलते हैं, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं कि मिल्क को हीट करो, ऊपर फैट की लेयर आ जाएगी, उसको रिमूव करो, उसको क्या बोलेंगे आप?
उसको फैट को रिमूव करो, बचा हुआ मिल्क दैट इज अ स्किम मिल्क, स्किमिंग कर लिया ना हम लोगों ने उसका। अब मिल्क पाउडर है, मिल्क पाउडर में क्या करना है आपको, मिल्क जो बच रहा है, मिल्क जो वेस्ट जा रहा है वाला है, तो उस मिल्क को आपको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दैट इज कॉल्ड एज मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर, नॉन फैट ड्राई मिल्क पाउडर इज यूजुअली मेड अप फ्रॉम द फ्रेश पास्चराइज्ड मिल्क, उसको हीट किया उसको सॉलिड में कन्वर्ट किया, तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ मिल्क पाउडर, मिल्क पाउडर। ओके, आगे बढ़ते थोड़ा सा, अब आगे जाके देखते फिजिकल स्टेट ऑफ द मिल्क। फिजिकल स्टेट ऑफ द मिल्क, नहीं मक्खन इज अ डिफरेंट थिंग भैया, मक्खन मैं समझता हूं, मक्खन दैट इज नॉट मक्खन, मक्खन इज अ डिफरेंट थिंग। छाली, हाँ, क्योंकि ना इन फ्यूचर उससे जो बनाया जाता है दैट इज घी, घी बना सकते हैं उससे, मिल्क फैट ऊपर से निकाल लीजिए। किसी लोगों के यहाँ पे मिगाड़ा, छाली, अभी ये मैं पहली बार ही सुन रहा हूं। चलो फिजिकल स्टेट ऑफ द मिल्क अभी देखते हैं, ये खुदा 2022 में पूछा गया सवाल भी यहां पे लिखा है मैंने। चलो अब देखते हैं हम लोग कि सर फिजिकल स्टेट ऑफ मिल्क कैसे होता है। इट इज डिपेंड ऑन द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मिल्क, फैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स विच इज प्रेजेंट एज ऑयल इन द वाटर टाइप ऑफ इमल्शन। 2022 में यही पूछा गया था, यस मलाई बोल सकते हैं उसको, मलाई, मलाई बोल सकते हैं, राइट है ना, मलाई बोल सकते हैं उसको। अच्छा सुर बोलते हैं ओडिशा में, ओडिशा में सुर बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आप फिजिकल स्टेट ऑफ मिल्क, अब फिजिकल स्टेट ऑफ मिल्क क्या चीज है ये भी देखते हैं एक बार। अगर हम लोगों ने पानी में अगर ऑयल डाल दिया, पानी में ऑयल डाल दिया, जैसे दिखेगा वैसे ही इमल्जन होता है इनका। फैट इज प्रेजेंट मतलब फैट और मिल्क ये वैसे दिखेंगे, जैसे फैट और मिल्क कभी मिक्स नहीं होता है, वो ऊपर आ जाएगा, है ना। तो फैट और मिल्क वैसे जैसे है वैसे ही द इमल्जन इज ऑयल इन टू द वाटर। हम लोगों ने पानी लिया और ऑयल लिया, ऑयल मैंने पानी में डाल दिया है, तो मैंने देखा कि वो जैसे दिख रहा है सेम तरीके से मैं देख रहा हूं यहां पे भी, है ना, ऑयल इन टू द वाटर। चलो दैट इज द इमल्जन। अब बढ़ते थोड़ा सा आगे और देखते देखते बाकी की केमिकल प्रॉपर्टीज भी जो मिल्क की है, केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ देखते हैं हम लोग आगे जाके थोड़ा सा। सो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आता है मिल्क की एसिडिटी कैसे। मिल्क इज एम्फोटेरिक इन नेचर, मतलब सर जैसे वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर, कि पानी रे पानी तेरा रंग है कैसा, मैं डालू तुझे जिसमें तू हो जाए वैसा। मतलब सर पानी एसिडिक भी है और पानी बेसिक भी है, सो पानी हैविंग द एम्फोटेरिक इन नेचर, तो वैसे ही दूध का भी है। सो बेसिकली मिल्क इज एम्फोटेरिक इन नेचर, ये बात ध्यान में रखना है आपको, है ना। एसिडिक, एसिडिटी, सो ये बेसिकली अगर हम लोग देखें तो ये एसिडिक भी है और बेस भी है, दोनों भी नेचर्स दिखाता है। बट जैसे ही हम लोग मिल्क को मिल्किंग करने के बाद देखते हैं इट विल बिकम एसिडिक। एक्चुअली मिल्क अगर हम लोग देखेंगे, सिक्रीशन ऑफ मिल्क अगर हम लोग देखेंगे, तो मिल्क का सिक्रीशन जो है भैया, दैट मिल्क सिक्रीशन इज बेसिकली एम्फोटेरिक इन नेचर, बट जैसे ही हम लोग मिल्क को कहीं पे रखते हैं इट विल बिकम एसिडिक, तो वो दैट इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। दूध जो है वो स्लाइटली एसिडिक इन नेचर है। एक बार क्लियर हो तो क्लियर करके बोल दीजिए मुझे, जस्ट अ मिनट एंड जस्ट अ सेकेंड।
हेलो 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 हेलो। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब दो तरीके की एसिडिटी होती है, एक एपरेंट एसिडिटी होती है, एक डेवलप्ड एसिडिटी होती है ना। मिल्क में एपरेंट एसिडिटी क्यों आती है? ड्यू टू द सिट्रेट एंड फॉस्फेट इन द मिल्क। सिट्रिक एसिड और फॉस्फेट होने की वजह से जो एसिडिटी होती है दैट इज कॉल्ड एज एपरेंट एसिडिटी। सेकेंड चीज है क्या है? डेवलप्ड एसिडिटी ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ बैक्टीरियल एक्शन। मिल्क में अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया होता है दैट इज रिलेटेड टू कि मतलब उससे होती है डेवलप्ड एसिडिटी। तो ये दो चीजें हैं। अब सर काउ मिल्क में एसिडिटी जो है सर, फिर मिल्क में जो एसिडिटी आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है? दोनों का कॉम्बिनेशन होता है कि मिल्क में सिट्रेट भी है, मिल्क में फॉस्फेट भी है, मिल्क में बैक्टीरिया भी है। इन सारे लोगों की वजह से मिल्क में एसिडिटी आ रही है, सारे लोगों की वजह से। उसके बाद अगर आप देखोगे काउ मिल्क, बफेलो मिल्क, काउ मिल्क की एसिडिटी होती है 0.13, बफेलो मिल्क की एसिडिटी थोड़ी ज्यादा 0.14। चलो एसिडिटी मिल्क। उसके बाद क्या चीज है? पीएच। व्हाट इज द पीएच ऑफ मिल्क? मिल्क का पीएच कितना होता है? काउ मिल्क का पीएच, अब दोनों का स्लाइटली एसिडिक है। काउ मिल्क पीएच थोड़ा ज्यादा एसिडिक है ना, पीएच ज्यादा थोड़ी सी बहुत ही होती है 6.4 टू 6.6। बफेलो का 6.7 टू 6.8, मतलब मैं इनको कॉमन कर सकता हूं 6.5 टू 6.8, दोनों की मिला के पीएच, दोनों की मिला के पीएच। तो पीएच किसने दिया है? पीएच साइंटिस्ट का नाम सोरेनसेन। सोरेनसेन यहां पे मैं देख रहा हूं कि 6.5 टू 6.8 पीएच होती है, 6.5 टू 6.8 पीएच होता है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है मिल्क की? डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो मुझे आपको मैंने इनिशियली बोला था कि डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क कैन बी मेजर्ड बाय लैक्टोमीटर, है ना। लैक्टोमीटर से हम लोग गिन सकते हैं। डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास टू द वॉल्यूम, कितना मास है उसके अंदर और कितना वॉल्यूम है मिल्क का, इसको कहते हैं हम लोग डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ काउ मिल्क इज अबाउट 1.028 एंड बफेलो मिल्क 1.03। तो लगभग ये भी सेम है, ये जहां से खत्म होता है वहां से ये शुरू होता है, दो से कंसिडर कीजिए। काउ मिल्क 1.028, बफेलो मिल्क 1.030। ये क्या है सर? ये है स्पेसिफिक डेंसिटी, इट कैन बी मेजर्ड विथ हेल्प ऑफ द लैक्टोमीटर। द एडिशन ऑफ वाटर लोअर द स्पेसिफिक ग्रेविटी। डेंसिटी मुझे आप बताइए कि अगर मिल्क में आप पानी डाल रहे हो तो उसकी डेंसिटी कम होगी या बढ़ेगी? पानी डाल रहे हो तो डेंसिटी कम होगी, उसकी घनता कम होगी, डेंसिटी कम होगी, है ना। सो व्हेन वी ऐड द वाटर इनटू द मिल्क, डेंसिटी विल बिकम रिड्यूस्ड। ध्यान में रखना है, बस इतनी सी बात है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिल्क कितना होता है? द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिल्क इज -0.547 डिग्री सेल्सियस। बफेलो मिल्क का -0.549 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतना ही ध्यान में रखना है, -0.54 डिग्री सेल्सियस ये फ्रीजिंग पॉइंट है। व्हाट अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट? 100.170 डिग्री सेल्सियस, 100 से ऊपर है बॉइलिंग पॉइंट, 100 से ऊपर है बॉइलिंग पॉइंट। विस्कोसिटी, विस्कस का मतलब क्या होता है बेटा? विस्कोसिटी का मतलब होता है, जैसे मैंने, अब आप ही बताइए मुझे, चिपचिपपना, चिपचिपाहट, तो विस्कोसिटी ऑफ मिल्क ज्यादा होगी या फिर विस्कोसिटी ऑफ हनी ज्यादा होगा? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दो कि विस्कोसिटी ऑफ मिल्क इज मोर और विस्कोसिटी ऑफ हनी इज मोर। विस्कोसिटी ऑफ मिल्क इज मोर और विस्कोसिटी ऑफ हनी इज मोर, किसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी? चिपचिपपना, चिपचिपाहट, मिल्क या हनी? इसका मतलब क्या होता है? विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो ऑफ एनी लिक्विड। कि मैंने यहां पे कुछ चीज डाली है, मैंने यहां पे डाला है शहद, है ना, मतलब हनी, और यहां पे डाला है दूध, तो जो जल्दी फिसलेगा उसकी विस्कोसिटी उतनी कम। तो विस्कोसिटी किसकी ज्यादा होगी? हनी की। बस सिंपल सी बात है। एंड इट कैन बी मेजर्ड इन अ सेंटीपोज। सो 1.5 टू 1.7 सेंटीपोज इतनी होती है विस्कोसिटी। किसकी होती है? मिल्क की। सर ये क्या मतलब भैया, ये सीधे ना, ये आपको ना न्यूमेरिकल से ये तो आपको याद ही करने, बॉइलिंग पॉइंट मिल्क का, फ्रीजिंग पॉइंट मिल्क का, विस्कोसिटी मिल्क की, है ना, ये सारी चीजें तो आपको पार्ट ही मतलब याद ही करनी पड़ेगी। आगे चलते थोड़ा सा। कलर ऑफ द मिल्क, सर मिल्क को कलर क्यों आता है? सो बीटा कैरोटीन, देखो जो आप पूछ रहे थे ना कि सर क्यों कलर आता है, कि सर हम लोगों ने सुना है कि थोड़ा सा मिल्क का कलर एग्जैक्टली व्हाइटिश नहीं होता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है। तो नंबर 1 बीटा कैरोटीन, है ना, इसकी वजह से, एंड सम एक्सटेंस ऑफ ज़ैंथोफिल।
मिल्क को येलोइश टिंट कलर आता है, मिल्क येलोइश टिंट कलर का होगा तो बीटा कैरोटीन। काउ मिल्क पेल येलो कलर का होता है, पेल येलो है ना, तो सूखी हुई ग्रास जो है ना उसकी तरह होता है। बफेलो मिल्क क्रीमी व्हाइट होता है। वे का ग्रीनिश येलो, वे का मतलब सर वे प्रोटीन। अगर हम लोग दूध से सारा का सारा फैट परसेंटेज या एसएनएफ सॉलिड नॉट फैट निकाल देंगे, बचा हुआ जो लिक्विड है उसको कहते हैं वे, एंड दैट इज हाईली प्रोटीनस, वे प्रोटीन। इससे जिम वाले लोग ज्यादा बहुत कंज्यूम करते हैं। सो ग्रीनिश येलो कलर होता है। सर फ्लेवर क्यों आता है? सो दिस कंपोज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। मिल्क को क्यों है स्वीट टेस्ट ड्यू टू द लैक्टोज, दूध का टेस्ट स्वीट क्यों है ड्यू टू द लैक्टोज शुगर। सर सॉल्टी टेस्ट होता है थोड़ा बहुत, सॉल्टी, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ मिनरल्स, कि अगर मिल्क में कोई मिनरल्स हो तो उसकी वजह से सॉल्टी टेस्ट आता थोड़ा बहुत। तो मिल्क में स्वीट क्यों आता है, मिल्क में स्वीट फ्लेवर क्यों आ रहा है, मिल्क में स्वीटन फ्लेवर इसलिए जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक्टोज। अब मुझे आप इसके बारे में इस सवाल का जवाब दे देंगे बेटा, इस सवाल का जवाब आप दोगे, इस सवाल का जवाब आप दोगे मुझे? चलो बात खत्म, टाइम अप। क्या होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब इसमें भैया ये मुझे समझ में नहीं, ये किसने 25 डिग्री सेल्सियस, ये कहां से आंसर आ गया? ये मेरे को समझा ही नहीं कि आंसर कहां से आ गया। सीधी सी बात है, मैंने बहुत आसान डाला है यहां पे। चलो चलो, तो मिल्क टेक्नोलॉजी का बहुत छोटा सा पार्ट अभी हमारा बचा है, तो वो हम लोग कल खत्म कर देंगे। आज आपको ना इसके जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यूज कि लाइक बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, है ना, बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सारी चीजें आपको ना पढ़नी है। न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ना आपको पढ़नी है यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। एलियन, हाँ वो सर नहीं समझा सेठ जी, वर्मा जी नहीं समझा। चलो महामहिम जी बोलिए। बोलो, समझ में आ रहा है? स्टरलाइजेशन होमोजेनाइजेशन करते क्यों है सर? एक सिंपल सी बात बोलता हूं मैं आपको सर, लास्ट में क्या करते सर, कोड वोड, अच्छा कोड वोड कुछ नहीं रहता, वो एक्सपोर्ट करना पड़ा आपको, पीपीटी भेजनी पड़ती है ना।
ओके, स्टरलाइजेशन होमोजेनाइजेशन क्यों करते? अब ये क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ अगर लिमिटेड रखे तो दूध खराब नहीं होगा, इसके लिए जो दूध है वो खराब नहीं होगा, बस सिंपल सी बात है। एक बार क्लियर है तो मुझे बोल दीजिए बेटा, चलो एक बार क्लियर हो तो मुझे बोल दीजिए हाँ क्लियर है सर, तो मैं क्लास खत्म कर दूं। तो कल मिलते हैं हम लोग, है ना, कल मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में। चलो बाय बाय, टेक केयर, विश ऑल द बेस्ट।